हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए, हम लास्ट क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ चुके हैं। कैसे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। और अगर एंगल अलग अलग हों तो कैसे अलग अलग उनको देखना है, मतलब जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसकी ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर साइड ली जाती है और उसके साथ वाली साइड को बेस माना जाता है। ये सब बातें हम पहले ही कर चुके थे, है ना। आज मैं आपको बताती हूँ कि सारे के सारे जो रेशियोज़ हैं इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं और इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, बस ताकि थोड़ा इजी रहे पढ़ने में, समझने में और लिखने में, है ना। तो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो दिया होगा और बाकी के सारे 5 रेशियो आप खुद निकाल सकते हैं। तो पहले हम उनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, साइन का क्या है, साइन का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, वो साइन ही होता है, लेकिन इसमें एक लास्ट में ई और होता है, मतलब बोला इसे ऐसे ही जाता है, इसमें स्पेलिंग में ई होता है। कॉस का क्या होता है, वो होता है कोसाइन, मतलब साइन के आगे को लग गया है तो ये कोसाइन हो गया है। उसका टैन का होता है टेंजेंट, ये टैन इतना लिया जाता है। देखिए, कॉस में इतना लिया जाता है, साइन में ये लिया जाता है और ये टेंजेंट में से इतना टैन लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट का फिर को आगे लग जाता है तो को टेंजेंट हो जाता है, और जिसमें से हम कॉट लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है फिर, साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी कि सेक का होता है सेकेंड, सेकेंड में से भी ये सेक ले लेते हैं और फिर वो होता है को सेकेंड। तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक वर्ड होता है, दूसरा वाला उसमें को लगा के आगे आ रहा है, और उनके फिर फर्स्ट 3 लेटर्स ले लेकर लगभग सबके, सॉरी इसके तो हम फर्स्ट 3 लेटर्स नहीं लेते, हम इसके पूरे फर्स्ट 5 लेटर्स लेते हैं, इसे कोसेक बोलते हैं। क्यों कोसेक, इसके क्यों नहीं फर्स्ट 3 लेटर्स ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इसमें पहले से ये कॉस हम ले चुके हैं, है ना। अब अगर इसमें भी हम 3 लेटर्स ही लेंगे तो ये भी कॉस हो जाएगा, फिर हम इसको डिफर कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग कैसे माने जाएंगे, इसीलिए ऐसा इसमें कोसेक लेते हैं पूरा का पूरा। तो देखिए, फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन, इसको लिख लेते हैं कॉस, ये हो जाता है टेन, ये हो जाता है कॉट, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कोसेक। हो गया क्लियर यहाँ तक कि रेशियोज़ के फुल फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लिया कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर ना आपको एक tan का रेशियो दिया, tan A दिया है, मतलब एंगल A पर इस बार एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर एंगल A पर एंगल फॉर्म हो रहा है तो देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे तब आपको बताया था कि ऊपर अगर एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मतलब ऊपर से कोई नीचे देख रहा है तो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से अगर ऊपर देखते तो एंगल यहाँ बनता। क्लियर है। तो ये वाले एंगल को हम ले रहे हैं और आपको यहाँ पर गिवन है कि जो tan A है उसकी वैल्यू आपको दी है 4/3। अब आपको बोला है कि बाकी के सारे रेशियोज निकालिए, फाइंड आउट ऑल रेशियोज। ऑल रेशियोज कौन से हो गए, साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, tan तो आपको गिवन नहीं है, तो कैसे निकालें भाई। तो हम ये देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो tan A है वो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड्स का रेशियो है, पहले ये देख लेते हैं। अब tan कौन सी साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, फिर से पापा बोले पिंकू, जल्दी से हमें याद आएगा, हम लिख लेंगे पापा बोले पिंकू, हंसो हंसाओ बढ़ो, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए tan इधर कहाँ आता है, फर्स्ट वाला होता है साइन का, ये होता है कॉस का, तो ये होता है tan का, मतलब tan वाला ये है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है ये tan A, जिसमें परपेंडिकुलर ऊपर होता है, यानी कि 4 हो गया परपेंडिकुलर और 3 हो गया बेस। क्लियर है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम इन्हें क्यों याद रखते हैं। इनको याद रख के ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, ये P/B हो गया। अब लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि इस ट्रायंगल, अब मेरे को सबसे पहले ये बता दीजिए कि इसमें P कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है कौन सी वाली साइड, आपको समझ में आ रहा है। मैंने इसीलिए लास्ट क्लास में आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि हम कौन सा वाला एंगल देखते हैं तो फिर कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस होती है। देखिए, एंगल के अकॉर्डिंग ना ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये अलग अलग लेना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में का कहीं भी है, जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसके सामने वाले एंगल को, उसके सामने वाली साइड को ही आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर हम एंगल C लेते तो इसके सामने वाली साइड ये होती है AB, जो परपेंडिकुलर जैसे आपको दिख रही है वर्टिकल, तो वैसे आप उसे परपेंडिकुलर मान लेते। लेकिन अभी हमने एंगल A लिया है तो एंगल A के सामने वाली साइड है BC, तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस, क्योंकि इसी
साइड के ऊपर ये एंगल है, जिस साइड के साथ में वो एंगल आता है वो साइड बेस होती है, और ये तो फिर हाइपोटेन्यूज है ही, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है, परपेंडिकुलर और बेस का चेंज हो जाता है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्योंकि tan A है इसीलिए ये साइड है परपेंडिकुलर और ये है बेस। इसका मतलब अगर इन्होंने 4/3 रेशियो दिया हुआ है तो इन्होंने दिया है BC/AB का रेशियो दिया हुआ है, BC और AB साइड नहीं दिया। आप ये गलती नहीं करना है कि BC को आपने 4 ले लिया और AB को आपने 3 ले लिया और सॉल्व करके रख दिया। देखिए आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट उनका मेजरमेंट नहीं है। तो जब इस तरह से रेशियो दिया होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया होता है, रेशियो को हमें कुछ ना कुछ एक वेरिएबल में मानना पड़ता है। कहीं कोई k मान लेगा, कोई x मान लेगा, x तो बहुत कॉमन है, हर कोई मान लेता है, तो हम भी मान लेते हैं। लेट द रेशियो बी x, लेट रेशियो ऑफ p एंड b बी x। अगर अब रेशियो को x मान लिया गया, यानी कि जो वो x है एक वेरिएबल जो मैंने माना है, इसकी कोई वैल्यू होगी, वो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तब हमें इनकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता चलेगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, सो आप लिख देंगे कि tan A = 4x/3x, यानी कि अब ये जो 4x और 3x आएंगी ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा जिसमें x की कोई वैल्यू होगी, जो 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगी तो बेस आ जाएगा। और आपको पता ही है x और x सेम है, यानी कि वो एक ही कॉमन फैक्टर उनका कुछ होगा जो उनको कैंसिल करने के बाद इसी रेशियो में लेकर आ जाएगा। इसीलिए हमने इस तरह से माना। देखिए जब भी आपको कुछ इस चीज़ का रेशियो गिवन होता है तो उसको डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको समझ में आ गया ना क्यों सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो रेशियो है उन चीज़ों का, उनको मतलब कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये चीज़ आई है। पर जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जो कुछ रियल वैल्यूज़ हैं, वो कुछ और हो सकती हैं। इसकी वजह से हमें रेशियो के साथ में कोई एक वेरिएबल लेकर इस तरह से मानना होता है जिसकी वजह से वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। इक्विवेलेंट रेशियोज है ना, हमने पढ़े हैं ना इक्विवेलेंट रेशियोज, इसीलिए पढ़े हैं। वो सब ये चीज़ें ना हमें इसीलिए ही बताई जाती हैं क्योंकि वो आगे आके इस तरह से काम आती हैं। फिर तो इक्विवेलेंट रेशियो बन गया ये। अब यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो 4x है और जो बेस है वो 3x है, ये माना जा सकता है। ये मान लिया आपने। अब अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, सबसे पहले चलिए मैं ना साइन का रेशियो निकालना चाहती हूँ। साइन का रेशियो कितना होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो मेरे पास है पर हाइपोटेन्यूज की तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम भी कुछ होती है। जी बिल्कुल, देखिए आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, बस आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको दिख ही गया कि p की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, फिर तो सारे रेशियोज आ ही जाने हैं। तो इस तरीके से हम एक रेशियो से कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम जल्दी से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग, लिखना आपको सब कुछ है भाई, जो भी यूज़ करना है वो लिख के ज़रूर दिखाना पड़ेगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + CB², जिसमें AB की वैल्यू है आपकी 3x का होल स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर लगाना है, और प्लस 4x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का यही मतलब है ना कि 4 और x दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है। अगर आपने सिंपल बिना ब्रैकेट लगाए स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब है कि स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर माना जाएगा, 3 के ऊपर नहीं माना जाएगा। और ब्रैकेट लगाया इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर होना है, क्योंकि वो पूरा एक ही नंबर है, बस x की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो एक नंबर है इसलिए पूरा ब्रैकेट लगा के आपको स्क्वायर लगाना है। जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर तो x² होता है। अब ब्रैकेट हट जाएगा, अब होल ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि होल ब्रैकेट का मकसद यही था कि 3 का भी स्क्वायर होना है, वो आप कर चुके। और ऐसे ही फिर 4 का हो जाएगा 16 और x², जहाँ पर 9 और 16 को आप ऐड कर देंगे तो आप ये जानते हैं 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x²। अभी देखिए 25x² जो है ना वो AC² की वैल्यू आई है, पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ AC चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब हम क्लास 10 में हैं, क्लास 8 में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कि कोई एक ऐसा नंबर जो उसी से मल्टीप्लाई होने पर ये आता हो। यानी कि देखिए ये नंबर तो अलग है,
और एक्स स्क्वायर अलग है। एक्स स्क्वायर का तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर कैसे आता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करके आता है। मैं इसको और ओपन करके लिख देती हूँ कि एक्स स्क्वायर आता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट जब निकालना होता है तो दो के पेयर में से एक को लेना होता है। तो एक्स का ये दो से पेयर बन रहा है, उसमें से हम एक एक्स निकाल लेंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको ये सोचना है कि अभी जो नंबर है 25, ये कौन से एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अभी देखिए ये नंबर तो बहुत छोटा है और बहुत ईजी है, आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि 25 को तब ला सकते हैं जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें। और देखिए 5 और 5 दोनों सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 में से एक 5 हम यहाँ ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई बीच का ये है ही, और 2 एक्स में से एक एक्स ले लिया, यानी कि ये हो जाएगा 5x। मतलब AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो ये आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 5x। अब देखिए आपको सारी की सारी साइड्स के वैल्यूज़ पता चल गई इन द टर्म्स ऑफ x, पर पता तो है ना, वैल्यू तो है ही, वो हम रेशियो, हमें तो रेशियोज़ ही निकालने हैं, तो रेशियोज़ निकल ही जाएंगे, फिर से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सब कुछ आ गया। अब जल्दी से हम सारे रेशियोज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए रेशियो कौन सा आता है, साइन। आपको रेशियोज़ के नाम एकदम सीक्वेंस में याद है ना, और अगर नहीं है तो बार बार इनको बोल बोल के माला की तरह जपिए, कुछ भी करिए, रेशियोज़ के नाम अच्छे से याद रख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना नाम को याद रखना। तो ये हो जाएगा साइन, सबसे पहले साइन ए, क्योंकि हम देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो अगर कोई भी रेशियो का आप नाम लिख रहे हैं उसके साथ अगर आप एंगल नहीं लिख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि आप इस ट्रायंगल में किसकी बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। हम एंगल से ही उसकी वैल्यू मान सकते हैं, बता सकते हैं, और उसी की वजह से ही उसको हम लिख सकते हैं। अकेला साइन आप लिख दें और कुछ भी ना लिखें तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहे कितना भी अच्छे से सॉल्व करके आइए। ठीक है, एंगल का नाम ज़रूर बताना है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन ए हो गया। अब साइन ए क्या होगा, देखिए पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, तो पापा और हंसो ये हो गया, यानी कि P अपॉन एच हो गया। P अपॉन एच का मतलब P कितना है आपका BC, और H क्या है आपका AC। BC की वैल्यू कितनी है 4x, AC की वैल्यू 5x, मतलब 4x और 4x अपॉन 5x आया ये। इसमें देख लीजिए आप क्या कॉमन दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेशियोज है ना ये, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे आ सकता है, जब दोनों को हम x से डिवाइड कर दें, यानी सिंपल सी बात है x से x कैंसिल हो जाएगा, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो x से x कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अगर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, ये इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसे लिखा हो, कहीं ऐसे लिखा हो 4 - x अपॉन 5 - x, तो उसमें आप x से x कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या पता भाई माइनस करके क्या वैल्यूज आएंगी, उसके बाद रेशियोज माइनस डिवाइड हो पाएंगे या नहीं, उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा या नहीं, नहीं पता है। प्लस माइनस में नहीं कर सकते हैं, डिवाइड इस तरह से जब डिवाइड हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तब कर सकते हैं। तो ये बचेगा 4/5, यानी कि साइन ए का रेशियो तो आपको पता चल गया 4/5 है। तो एक पहला रेशियो हमने निकाल लिया। देखिए सारे रेशियो निकालने के लिए इतना सारा काम हमने किया। अब साइन ए के रेशियो के बाद कौन सा आएगा, कॉस ए। वेरी गुड, तो कॉस ए निकाल लेते हैं जल्दी से। कॉस ए का रेशियो क्या है, B/H, क्योंकि कॉस आता है सेकंड नंबर पे। देखिए यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहता ना, यहाँ पर भी आप लिख लिया करो, जैसे ही रेशियो आप इस तरह से लिखो वहीं पर रेशियोज के नाम लिख लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से लिख लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है जल्दी जल्दी हम करते चले जाते हैं। तो कॉस का हो गया B/H, आपको साफ साफ दिख रहा है, और B/H में से B क्या है हमारा, AB है, और H तो आपका AC है ही। AB की वैल्यू है 3x और AC की वैल्यू है 5x। x से x कैंसिल हो गया तो cos A कितना बचा आपका 3/5। तो सेकंड रेशियो भी आ गया। थर्ड रेशियो क्या है फिर 10, जो आपको पहले से गिवन है तो आपको निकालना नहीं है। 10 के बाद क्या है कॉट। आप दूसरा देखिए कॉट ए आपको निकालना है। कॉट ए निकालने के लिए आपको सीधा पता है कि वो B/P होता है, और आपको ये भी पता है कि वो tan A का रेसिप्रोकल भी होता है। तो आप कॉट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan A, ठीक है। और tan A आपका है 4/3, तो कॉट हो जाएगा आपका 3/4।
इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा ये कर दिया। जब रेसिप्रोकल्स मिलते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है करने में, तुरंत उल्टा करके लिख दो, कुछ सॉल्व ही नहीं करना। तो आपने जैसे अब ये दो भी रेशियो सॉल्व कर लिया तो सेक कोसेक भी आप इनके रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। अलग से आपको फिर से ये सब पी बी एच एच बी कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। लग रहा है ना आसान एकदम। तो देखिए अब आपको निकालना है सेक ए। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 कॉस ए। रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है ना, 1 में लिख देते हैं। तो कॉस ए का 1 कॉस ए करना है, यानी कि इनको उल्टा करना है, तो हो जाएगा 5/3। तो सेक ए हो गया आपका 5/3। अब बचा कोसेक। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? देख लीजिए भाई, इसके सामने कौन है? साइन, यानी कि कोसेक ए है साइन ए का रेसिप्रोकल। और साइन ए की वैल्यू आपने निकाली है 4/5, तो कोसेक ए की हो गई 5/4। तो ये आपके 5 के 5 रेशियोज निकल आए सिर्फ एक रेशियो गिवन होने की वजह से। कैसे निकले, क्या किया हमने? देखिए जब भी इस तरह से आपको कोई एक रेशियो गिवन है, आपको बाकी के निकालने, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ करनी ही है। इसमें तो आपने ये मत सोचिए कि हाँ इसमें यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ली, अगली बार में क्या करेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। राइट ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, राइट ट्रायंगल ही आप यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में, आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो अब ये सब करेंगे आप, राइट ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेन्यूज निकाल ली। कभी ऐसा होगा कि आपको साइन का कोई रेशियो अगर आपको गिवन है, तो आपको अगर साइन का रेशियो गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है ना। तो वहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा तो आप बेस निकाल लेंगे, तब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। बस उसका तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें h² में से कोई p² माइनस करना पड़ेगा, तब b² आएगा, वो आपको पता ही है ना। बहुत टाइम से ये सब हम सॉल्व करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद आपके पास जब तीसरी साइड की भी मेजरमेंट आ जाएगी, देखिए सबसे पहली बात ये कि जब आपको किसी भी इस तरह से रेशियो का आपको वैल्यू गिवन है ना, रेशियो गिवन है, तो प्लीज़ उसमें आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट करके ही उसको इस तरह से तो लिखना ही है। 4/3 है तो x करके उसको लिखना ही है, ठीक है। तो रेशियो को आपको ऐसे लिखना ही है कि ये हो गया 4x/3x। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बेटा, ये तो करना पड़ेगा। कोई भी देखिए मैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर x नहीं लेते तब भी यहाँ पे आप वैल्यू 5 निकाल लेते, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 5 निकाल लेते, यही सारे आंसर्स आते, क्योंकि किसी भी आंसर में x तो लगा नहीं है, तो आंसर तो सब यही आते। पर आप सोच रहे होंगे तो फिर x हम ज़रूरत क्यों है लगाने की, कहीं आंसर में x की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो x क्यों लगा रहे हैं? बेटा देखिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर में दिखे तभी उसको माना जाएगा कि वो इम्पॉर्टेंट है। x मैंने क्यों लगाया, मैंने आपको पहले भी बता दिया, और फिर आपको पता ही चल गया कि x इसीलिए लगाया हुआ है भाई, क्योंकि जो ये तो रेशियो है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 25 और 75 का रेशियो निकाल कर बताओ, 25 और 75 का रेशियो क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 25 और 75 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब आप बोलेंगे कि इसका रेशियो क्या है, 1/3, क्योंकि 25 के टेबल से 75 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो इन दोनों का रेशियो 1/3 हो गया। तो रेशियो ये है, पर एक्चुअल वैल्यूज़ तो यही हैं। कोई भी ट्रायंगल हो या कुछ भी हो, एक्चुअल वैल्यूज़ अलग होती हैं रेशियो से। तो हम इस रेशियो में कुछ x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर रेशियो में x लिया है। अब तो आपको और क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं आपके जो हमारे जो एंगल वाले रेशियोज़ हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 के बाद वाले जो हैं, कि एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं। देखिए वो जो टेबल बना हुआ है ना आपकी बुक में 8.2 स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इस तरह से 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे के सारे रेशियोज़ के आपको एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन है उस टेबल में। वो टेबल याद करना, याद रखना बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी नहीं, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम, जब तक आपको पढ़ना है, मतलब मैथ्स पढ़ना है, या सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए आप अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम आप इतना तो अच्छे से पढ़ना चाहेंगे ना कि आप अपने छोटों को भी पढ़ा सकें, आगे किसी को और को पढ़ा सकें, या अपने आगे आने वाली जनरेशन को आप पढ़ाना चाहें। ज़रूरी नहीं आप टीचर ही बने, पर थोड़ा बहुत हेल्प तो हर किसी बच्चे को कोई ना कोई दे ही देता है ना। आपके घर में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो प्रोफेशनली टीचर नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बता देते हैं
वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी उस टाइम अपने टाइम में अच्छे से पढ़ लिया, चीज़ को समझ लिया। तो यही सब सोचकर आपको भी जो चीज़ समझनी है, पढ़नी है, वो बहुत ऐसे पढ़नी है, अच्छे से समझनी है कि आगे आपसे कोई छोटे बहन भाई हों, या आपकी आगे आने वाली जनरेशन हो, या आप कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई छोटा बच्चा पड़ोस का आ जाए कि भैया दीदी थोड़ा मुझे ये क्वेश्चन बता दो, तो आप बता सकें। तो वो सब कैसे याद रखना है, टेबल कितना अच्छे से आपको मतलब पूरा याद रहेगा, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप वो ना वैल्यूज़ कभी भूलोगे नहीं। और अगर बाय चांस अगर कहीं भूल भी गए तो वो वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये तरीका आप कभी नहीं भूलोगे। और वो तरीका ही जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये, मेरा खुद का जब 10th का एग्ज़ाम था, मैं अचानक से एक ऐसा होता ना, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो होती हैं, जब आप टेबल को देखेंगे ना, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि वो किसी एंगल में ना सेम होती हैं। साइन ए के कोई एंगल में जो वैल्यू है वो कॉस ए के दूसरे एंगल की वैल्यू होती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाली वैल्यू साइन के उस एंगल की थी या कॉस के उस एंगल की थी, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। और एग्ज़ाम के टाइम में जब हम बैठे हैं पेपर में, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा एक प्रेशर रहता है, टाइम में जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करना है। और ऐसे टाइम में फिर जब अगर एंगल थोड़ा सा भी भूल रहे हैं, एक अगर आप एंगल भूल गए, यानी कि आप सारे एंगल गलत करके आ गए पेपर में, है ना, तो आप भूलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर आपको ये पता है कि उस टेबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अपने पापा का। मेरे पापा ने मुझे पूरा बताया था कि वो टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके मैं जल्दी से अपना पूरा टेबल फॉर्म कर लिया। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको लगेगा थोड़ा टाइम, पर जब सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर ऐसा वो मतलब इमरजेंसी के लिए है, वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन अगर कभी भूलते हैं तो निकालते कैसे हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। तो पापा ने मेरे बताया था, जिसकी वजह से मैंने अच्छे से उनको निकाल लिया और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आई, आंसर ठीक निकला। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, फॉर्मूलाज याद तो कर लेते हैं, सिर्फ यही वैल्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे आपका ये जो होता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर होता है, इसमें भी आपके कितने सारे फॉर्मूला होते हैं ना, क्यूबॉइड के, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, सबके। ये चीज़ें हम याद करना जानते हैं, है ना। आइडेंटिटीज़ जो आपने करी थी 9th क्लास में भी, a+b का होल स्क्वायर या a+b का होल क्यूब, याद तो हम सब कर लेते हैं, पर ये आता कैसे है ये चीज़ें हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ये कैसे आ गया। अगर हमें ये पता होगा ना कि वैल्यू आई कैसे है, तो हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है तरीका। अगर कभी कहीं कन्फ्यूजन आए कि वैल्यू कहाँ क्या पुट करनी है, जल्दी से हम उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही मैं आपको हमेशा हर चीज़ में बताती रहूँगी कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आ कहाँ से रही है। तो वैसे ही वो टेबल के बारे में भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। अपनी एक्सरसाइज 8.1 NCERT की जो है वो कंप्लीट करिए, उससे पहले के एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझसे करवाना है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल फ्री हैं। मुझे कमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूं आपके लिए वो क्वेश्चंस बताकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।